नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानव गुप्ता। मंगलवार को शुरू हुआ विवाद एनसीपी में जो चल रहा था पिछले कई हफ्तों से, आज लगता है कुछ हद तक सुलझ गया। एनसीपी में यह साबित हो गया कि पार्टी का पावर सेंटर कौन है, पार्टी की ताकत किसके पास है। नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए एनसीपी में जो 15-16 सदस्यों की कमेटी बनी थी, उसकी आज बैठक हुई। सभी सदस्यों ने एक सुर में, एक आवाज में शरद पवार को ही फिर से अपना नेता चुन लिया, उनके इस्तीफे को खारिज कर दिया। शरद पवार का इस्तीफा जैसे ही नामंजूर हुआ, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला। इस्तीफे को नामंजूर करने का प्रस्ताव प्रफुल्ल पटेल ने रखा और सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से फैसला किया 2024 के चुनाव तक पार्टी की कमान शरद पवार ही संभालेंगे। फैसला आने के बाद पार्टी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और खूब नारे लगाए। एनसीपी की जो कोर कमेटी की आज बैठक हुई, इसमें 16 सदस्य हैं। जैसा मैंने पहले बताया, इस बैठक में काफी देर चर्चा भी हुई, लेकिन उसके बाद एक सुर से शरद पवार के इस्तीफे को खारिज कर दिया गया। हालांकि शरद पवार ने अभी कमेटी की बात को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। शरद पवार कह रहे हैं कि अभी मैं 2-3 दिन और सोचकर अपना फैसला आपको बता दूंगा। यानी एनसीपी में जो कमेटी बनी थी नया अध्यक्ष चुनने के लिए, उसने शरद पवार को ही अपना फिर से अध्यक्ष चुन लिया, लेकिन पवार साहब ने 2-3 दिन का वक्त मांग लिया है। अब प्रफुल्ल पटेल क्या कह रहे हैं आज की बैठक के बाद, इस फैसले के बाद? वो कह रहे हैं शरद पवार देश के नेता हैं, पवार अपने पद पर कायम रहें, वे अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया, देश और पार्टी को उनकी जरूरत है, उन्होंने हमें बिना बताए ही यह फैसला ले लिया। छगन भुजबल कह रहे हैं कमेटी ने एक दिल एक मत से फैसला लिया। पवार साहब एनसीपी के अध्यक्ष पद पर बने रहे। फिर जयंत पाटिल वो कह रहे हैं पैनल ने इस्तीफा नहीं देने का अनुरोध किया, उसके बाद प्रस्ताव पारित किया कि पार्टी प्रमुख अपने पद पर बने रहेंगे। नए चेहरों को मौका देने के लिए यह फैसला लिया हो, लेकिन हमने पद पर उनसे बने रहने का अनुरोध किया है। अब हर कोई ये सोच रहा है कि शरद पवार ने पहले इस्तीफा दिया, अब उनका इस्तीफा नामंजूर हो गया, इससे उन्हें हासिल क्या हुआ? विश्लेषकों का यह मानना है कि पवार ने एनसीपी में पड़ी संभावित फूट पर एक तरह से विराम लगा दिया। जैसा विद्रोह शिवसेना में हुआ था, उसी तरह का विद्रोह एनसीपी में पनप रहा था, जिसे शरद पवार ने अपने इस्तीफे से शांत कर दिया। अब ये एनसीपी का सारा काडर, सारे नेता एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और यही शरद पवार चाहते थे, जो उन्होंने हासिल कर लिया। सभी नेता एकजुट नजर आए और उत्तराधिकारी की बहस पर फिलहाल विराम भी लग गया। जरा सुन लीजिए पहले, आज एनसीपी के इस पैनल ने, कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा खारिज करने के बाद क्या कहा, सुनिए। देश के अन्य बड़े नेताओं की भी और देश के अनेक मान्यवरों की भी यह इच्छा है कि शरद पवार साहब ने ये पद पे बने रहना चाहिए। सभी लोग जो वहाँ पर मीटिंग में थे, यहाँ पर आकर उनके पास हमने वो प्रस्ताव सादर किया और उनको कहा कि ये हम सब लोगों ने जो मीटिंग में पास किया प्रस्ताव, ये आपको हम सादर कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि आप इस प्रस्ताव का आदर करिए। जो कमेटी पवार साहब ने निर्माण की थी, उनके इस्तीफा देने के बाद कि वो अगला निर्णय जो ये समिति लेंगी, उस समिति की जो कमेटी की मीटिंग हुई, एक दिल से, एक मत से निर्णय हुआ कि पवार साहब ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के जो आगे भी अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। अगर इस्तीफा नामंजूर ही होना था तो क्या यह सब सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था? राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। क्या पवार ने दिखा दी अपने भतीजे अजीत को ताकत, बता दिया असली बॉस कौन है? और दूसरा, क्या वाकई एमवीए महाविकास अघाड़ी अब टूट से बच गई है? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ एनसीपी से बृजमोहन श्रीवास्तव आ गए हैं, बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला, कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह सापरा, शिवसेना यूबीटी की तरफ से किशोर तिवारी हैं, और मेरे साथ अनंत विजय हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनंत, आप ही से शुरू कर रहा हूं।
अनंत, आपको क्या समझ में आ रहा है? पवार साहब ने इस्तीफा देकर अब उनका इस्तीफा खारिज हो गया, जैसा कि सबको लग ही रहा था, संभावना थी। हासिल क्या किया पवार साहब ने? पवार साहब ने बहुत कुछ हासिल कर लिया मानक। पवार साहब पुराने कांग्रेसी हैं और आप इस बात को ध्यान रखिए कि कांग्रेस में इस्तीफा देकर समस्या के हल करने की पुरानी परंपरा रही है। अगर आप कामराज से याद करें और सोनिया गांधी तक आए तो इस्तीफा देकर अपने पक्ष में हवा बनाने की बहुत पुरानी परंपरा वहां रही है। तो शरद पवार जी ने कांग्रेस की उसी ट्रेनिंग का लाभ उठाया और लोग कह रहे हैं कि अजीत पवार को उन्होंने आना दिखाया। दरअसल ये महाविकास आघाड़ी में टूट के संकेत मिल रहे थे। उनको कहीं से ये संदेश प्राप्त हो रहा था, इस बात के संकेत मिल रहे थे कि शायद शिवसेना वापस बीजेपी के साथ जाने के लिए उत्सुक है और फिर से दोनों गुट मिलकर एक होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर महाराष्ट्र में सरकार चलाना चाह रहे हैं। तो इन सारी चीजें जो संकेत के तौर पर उनको मिल रहे थे शरद पवार जी को, और शरद पवार जी के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उन पर मैवरिक शब्द, मैवरिक पॉलिटिशियन बहुत फिट बैठता है। तो क्योंकि वो जो सोचते हैं वो दूसरे को पता नहीं चलता है। तो इस एक इस्तीफा देने, फिर एक उस तरह की कमेटी अपनी मनमाफिक बनाने और फिर उस कमेटी द्वारा उनके इस्तीफा को नामंजूर करने का जो ये सियासी ताना बाना शरद पवार जी ने बुना, इस ताने बाने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि लोग थोड़े सदमे में आ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं और मेरा आकलन ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिवसेना का झुकाव जो संकेत मिल रहे थे वो दूर हो जाएगा, या अजीत पवार अगर बगावत करने पर उतारू हैं, उनको उनमें अगर शिवसेना टाइप कोई टूट होने जा रही है तो उसको शरद पवार के इस फैसले से या इस सियासी बिसात या चाल से कोई फायदा हो जाएगा, नहीं, ये नहीं कह सकता। लेकिन शरद पवार जी ने शॉक देकर, जो कहते हैं ना कि शॉक देकर अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की है। ये 2-4 दिनों में, आने वाले दिनों में साफ होगा कि क्या शरद पवार को इसका फायदा होता है या शरद पवार जी जो कांग्रेस की पुरानी युक्ति लगाकर अपने पक्ष में हवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो एक सियासी नाटक में तब्दील हो जाता। अभी मैं उसको नाटक नहीं कह रहा हूं, अभी मैं उसको राजनीतिक बिसात कह रहा हूं। नाटक हो सकता है 2-3 दिन बाद कहना पड़े। हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, अगर शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और वो दोबारा से एनसीपी के बॉस बन गए, तब तो इसे नाटक ही कहना पड़ेगा। मेरे सहयोगी अंकुश भी ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुंबई से, उनके पास चलूंगा। लेकिन उससे पहले बृजमोहन श्रीवास्तव। बृजमोहन जी, कमेटी ने तो शरद पवार का इस्तीफा खारिज कर दिया, क्या पवार साहब कमेटी का फैसला मान लेंगे? और अगर मान लेंगे तो फिर तो सब सियासी ड्रामा ही लगेगा। देखिए, आदरणीय शरद पवार जी अभी क्या करेंगे ये तो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो कमेटी थी उसने भी बहुमत से फैसला लिया और इसके अलावा देश के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इस मामले में आदरणीय शरद पवार जी को टेलीफोन लगाकर चर्चा की और बताया उनको कि ये ठीक नहीं है, इस मौके पे आपको अपने इस निर्णय पे पुनर्विचार करना चाहिए और या आपको अपना इस्तीफा वापस लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से सारे लोग सामने आए और जिस प्रकार से लोगों ने उनसे अपना अनुरोध किया है, मुझे नहीं लगता कि आदरणीय शरद पवार साहब इतने सारे लोगों की बातों को नज़रअंदाज करेंगे। और मैं एक और बात बता दूं कि शरद पवार जी जहां बहुत फैसला लेने में बहुत कठोर हैं, वहाँ वो उतने ही फ्लेक्सिबल भी हैं। अपने साथियों की राय को वो बहुत महत्व देते हैं, उनके साथ काम करने वाले लोगों को वो बहुत सम्मान भी देते हैं और उनकी राय को सुनते भी हैं। तो हम सब लोगों ने मिलकर इस बात को कहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय शरद पवार निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से निर्णय लेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो अपना फैसला वापस लेंगे, क्योंकि आज हम सब लोगों को उनकी ज़रूरत है। वो ठीक है, लेकिन बृजमोहन जी, इस्तीफा दिया क्यों था? अगर आप कह रहे हैं कि लगता है बात मान लेंगे वो और इस्तीफा वापस ले लेंगे, तो इस्तीफा दिया ही क्यों था? क्या अजीत पवार को उनकी जगह दिखाने के लिए या महाविकास आघाड़ी को एकजुट रखने के लिए? मानक भाई, मैं लगातार आपके चैनल पे इस बात को कह रहा हूँ कि आदरणीय अजीत पवार साहब को आईना दिखाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो हमारी पार्टी के नेता हैं, उनको दिखाने के लिए कोई शक्ति प्रदर्शन होगा क्या? और क्या आदरणीय शरद पवार जी ऐसा काम करेंगे? और क्या अजीत पवार साहब अगर पवार साहब कोई बात कह दें तो क्या उससे बाहर जा सकते हैं? आप देखिए 2019 में जब वो सरकार में चले गए थे, पवार साहब ने उनको बोला वापस आओ, वापस आ गए। तो मैं नहीं सोचता कि आदरणीय अजीत पवार साहब को शक्ति दिखाने के लिए
कोई इतना जतन करने की कोई ज़रूरत आदरणीय पवार साहब को थी। ये बात सच है कि इस मुद्दे पे शायद पवार साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हम राजनीतिक कयास लगा सकते हैं। अभी मैं सुन रहा था राजनीतिक कयास लग रहे थे, और हम सब लोगों को हक है क्योंकि अपन सभी लोग राजनीति करते हैं, और जो मीडिया है वो उसका भी काम है कि वो चीज़ों को हर अलग अलग पहलुओं से देखे और उसको लोगों के सामने पेश करे। तो मैं सोचता हूँ ये बिल्कुल मैं समझ गया। एनसीपी का कोई भी प्रवक्ता पिछले कई हफ्तों से लगातार जब भी हम डिबेट करते हैं आते तो हैं शो पर, लेकिन अपनी मजबूरियों के चलते वो ज्यादा एनसीपी की इस उठापटक पर बोल नहीं पाते। मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं, लेकिन शिवसेना की तरफ से हर दिन सामना में नए नए खुलासे हो रहे हैं। किशोर तिवारी, ऐसा लगता है एनसीपी नेताओं से ज्यादा आपको पता रहता है, शिवसेना वालों को, शिवसेना यूबीटी वालों को, कि एनसीपी में चल क्या रहा है। अब भी वो उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि बहुत सारे नेता हैं जिनका एक पैर बीजेपी में है। किशोर तिवारी देखो मानक, पहला डिस्क्लेमर लगा देता हूं कि राष्ट्रवादी के इंटरनल मैटर है, इसमें महाविकास आघाड़ी के घटक बोलते हुए शिवसेना का कुछ लेना देना नहीं है। अब दूसरी बात है, शरद पवार जी ये महाविकास आघाड़ी और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता के लिए आवश्यक है, ये बात मैं ज्वाइंडर जोड़ रहा हूं। अब आपने जो पूछा, तो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये इकोनॉमिक्स पे है। हाँ, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, और मोदी के बड़े बड़े वादे जुमले, इस पे काउंटर करने के लिए ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में किताब में क्या लिखा है, या हमारे पार्टी के प्रवक्ता ने उस पार्टी पे नहीं बोलना, ऐसा है ही नहीं ना। मानक, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? मुझे बताइए कि इस पार्टी के प्रवक्ता ने दूसरे पार्टी के घटक पक्ष के पार्टी पे बोलना चाहिए। लेकिन पवार साहब ने जो किताब में लिखा उसको हम गंभीरता से लेंगे, और एप्रोप्रिएट टाइम पे उद्धव जी ने बोला मैं जवाब दूंगा। और ये आप है ना, ये जो शहजाद पूनावाला वगैरह बड़े खुश हो जाते, नाना पटोले, संजय राउत की कोई बात होती है, संजय राउत, अजित पवार की कोई बात होती है, लेकिन हम लोग कटिबद्ध है कि 24 के चुनाव में हम भाजपा को उनकी जगह बिताएंगे। और महाराष्ट्र एक सेकंड किशोर तिवारी, बीजेपी को तो आप उसकी जगह दिखाएंगे। आपने शहजाद पर देखिए जो चुटकी ली ना, शहजाद मुस्कुरा रहे हैं, अभी जवाब लूंगा उनसे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि भाजपा को आप जगह दिखाएंगे, तो एनसीपी में ये कौन से नेता हैं जो बीजेपी में एक पैर लटका के बैठे हैं, ये तो बता दीजिए। आपने तो सामने में भी लिख दिया। एक मिनट, वो कुछ गलत थोड़ी लिखा है, मैं बता रहा हूं ना। महाराष्ट्र में हम रहते हैं और एनसीपी के 40 नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे शिवसेना के नेताओं को प्रताड़ित किया, ईडी की तकलीफ थी, सीबीआई की तकलीफ थी, एनसीपी की भी तकलीफ थी। मैं अभी बता रहा हूं ना, जैसे मतलब 40 एमएलए है क्या? 40 एमएलए? हाँ, क्या बोले? 40 विधायक हैं क्या एनसीपी के? नहीं, एनसीपी के बड़े बड़े नेता है, हसन मुशर्रफ तरीके लोग हैं, कई लोग परेशान। कितने एमएलए, कितने हैं विधायक, कितने हैं किशोर जी? हाँ, विधायक एमएलए कितने होंगे एनसीपी के जो बीजेपी में एक पैर लटका के बैठे हैं? नहीं, ऐसी देखो, वो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के अंदर तो खबरें आती है, और खबरें आती है तो मानक गुप्ता चर्चा करते हैं। ऐसा थोड़ी होता। हाँ, अब मैं यहाँ पर टीवी डिबेट में आके नाम गिनाते बैठूंगा तो तुमको, उनको बेचारों को मिलने वाले पैसे नहीं मिलेंगे। अरे आप तो रुकिए, बीजेपी का एकनाथ शिंदे वाला प्रयोग खत्म होने के बाद अब वो दूसरा प्रयोग करने को जा रहे, जिसमें एनसीपी, उनको लगता है कि पहले बार एक बार अपन ने ट्राई किया, लेकिन एनसीपी का कोई भी एमएलए इतने कम समय के लिए इतनी बुरी पार्टी के साथ जो किसी की नहीं होती ऐसी बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। मैं अभी बोल रहा हूं कि जो इनकी सभाएं हो रही और जो रिस्पांस मिल रहा, तो मुझे लगता है कम से कम अरे आपने खुद बाकायदा, संजय राउत ने, उद्धव ठाकरे ने, सामना जो कि शिवसेना का यूबीटी का मुखपत्र है उसमें लिख दिया कि शरद पवार ने इस्तीफा इसीलिए दिया क्योंकि अजीत पवार अपने नेताओं को लेकर बीजेपी के साथ जाने की तैयारी कर रहे थे। आपने खुलकर कहा है ये तो। अजीत पवार जी ने, अरे मानक गुप्ता, जो अजीत पवार बोल रहे, चिल्ला के बोल रहे, एफिडेविट पे बोल रहे, तो कुछ चर्चाएं चल रही होगी, तो चर्चाएं बताई। अब उद्धव जी ने कभी कुछ बताया नहीं। और संजय राउत जी की जो बात है ना, वो शरद पवार जी के बहुत करीबी है, और शरद पवार जी कभी दिल की बात उनको बताते हैं,
तो शरद पवार जी से आप 1-to-1 मुलाकात कर लेना। मुझे क्यों फंसा रहे तो हो? आप बता दीजिए ना, तो, इस्तीफा क्यों दिया पवार साहब ने? आपको तो पता रहता है, आपने कहा आप महाराष्ट्र से ही आते हैं। अरे बहुत अच्छी पूछा, ये सवाल का जवाब तो मैं दूंगा। 83 साल के हो गए, उनकी उम्र हो गई। पार्टी के लिए, नए चेहरे के लिए उन्होंने बोला नए लोगों को चांस देना चाहिए, इसके लिए किया। लेकिन ये बीजेपी वालों के वजह से आपने इसे इतना रंगाया, नहीं तो ऐसे वक्त नहीं रखता था। क्योंकि बीजेपी ये जो रीजनल पार्टी या राष्ट्रीय पार्टियों को तोड़ती है, तो ये कहीं एनसीपी को तो नहीं तोड़ रही थी। ऐसा मसाला आपको मिल गया, इसलिए आपने बहुत घबरे चला। नहीं तो ये छोटी सी बात है कि उनकी 83 साल की उम्र में वो अपना उत्तराधिकारी देके वो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करे, ये प्लान उनका होगा। लेकिन उन्होंने भी कहा कि मैंने सबको विश्वास में नहीं लिया, इसलिए इतना बवंडर उठा। मैं ये ट्रांजिशन स्मूथ करूंगा। तो शरद पवार जी करेंगे ना, शरद पवार जी सक्षम है। और शरद पवार जी और कांग्रेस ये तो बीजेपी से लड़ते आई है। हम नए नए आए थे तो हमको दिक्कत गई, लेकिन अब कोई छूटने वाला नहीं है। और इतने नर्वस जो मुझे शहजाद दिख रहे हैं, उसका वही कारण है कि महाराष्ट्र में वो गोटी डालने गए थे, पर जमा नहीं उनका बिल्कुल जमा नहीं। और वो पुणे के ही है, लेकिन तुमचं काही जमलं नाही हे नक्की है। शहजाद, ओवर टू यू, रिस्पॉन्ड करिए। शहजाद, आपने एनसीपी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शरद पवार साहब ने दिखा दिया महाराष्ट्र का एनसीपी का बॉस कौन है। शहजाद। मानक जी, आज तो सबसे पहले आपका जो शो का शीर्षक है, टूटने से बच गया एमवीए। भाई बचा क्या है इस एमवीए में? ये महाविकास अघाड़ी नहीं, महाविचित्र अघाड़ी है। ये अलायंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, बॉर्न आउट ऑफ कंफ्यूजन। हर रोज इनके बीच में होता है डिसेंशन एंड डिवीजन। तो हम क्या करें? कभी पटोले वर्सेस पवार, कभी उद्धव जी सावरकर के विषय पर राहुल को ज्ञान देते हैं, कभी हिंडनबर्ग पर आई टू आई नहीं देख पाते हैं। तो ये कितनी बची थी और कितनी बटी थी और कितनी बड़ी थी, ये आपके सामने है। अब दूसरे विषय पे आते हैं। एनसीपी के अधिकृत नेता और उनके वरिष्ठ नेताओं में से एक बृजमोहन श्रीवास्तव आज आपके सामने हैं, और 2 दिन पहले भी आपके साथ या किसी और चैनल पर थे। वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि अजीत पवार हमारे साथ है, और जिनको अपनी पार्टी का इतना भी ज्ञान नहीं कि 40 विधायक उनके चले गए, वो अपने पार्टी के मुखपत्र में लिख रहे हैं कि अब इनकी पार्टी में फूट होने वाली है। और इनके इतने बड़े नेता, और देखिए हो सकता है किशोर तिवारी जी मराठी नहीं जानते हो, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मराठी नहीं जानते तो सामना नहीं पढ़ते होंगे। सामना में ये केवल नहीं लिखा है कि अजीत पवार जी को मुख्यमंत्री पद से बहुत लालसा है, उन्होंने लिखा है सुप्रिया सुळे बहुत अच्छी है, और अजीत पवार जो है वो लालसा रखते हैं। मतलब कि कौन टिकाओ कौन बिकाओ, ये सारा विश्लेषण उनकी पार्टी के मुखपत्र में हो चुका है। अब भाई इसमें बीजेपी को क्यों दोष देते हो? ये तो खुद उद्धव सेना का किया कराया है कि परिवार के 2 सदस्यों के बीच में, जिसको बृजमोहन सिंह जी नकारते हैं, उनके बीच में आग लगा रहे हैं। और वो लोग हैं जो अपनी पार्टी को एक नहीं रख पाए। तो ये मुझे लगता है। पर मैं आपको एक, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूं, मेरा जन्म और मेरी पूरी पैदाइश रहने का पुणे में हुआ है। देखिए मानक जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। मानक जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। मानक जी, आप देखिए मैं ऑनलाइन भी हूं, ऐसी तो डिबेट है नहीं। अब जो लिखा है सामना में मराठी में, वो किशोर तिवारी जी जितना ना पढ़ना चाहे वो लिखा है उसमें। दूसरी बात, असली कारण क्या है मानक जी? क्योंकि मैं महाराष्ट्र की राजनीति को समझता भी हूं, असलियत में देखो बीजेपी अब 100+ की पार्टी बन चुकी है महाराष्ट्र में, और वो स्थापित हो चुकी है एज द नेचुरल पार्टी ऑफ चॉइस ऑफ महाराष्ट्रियंस। ये आप देख लीजिए कुछ चुनाव से। इसके कॉम्पिटिटिव में, मतलब इसके कंपटीशन में जो नंबर 2 की पार्टी के रूप में एक समय पर एनसीपी 70 सीट वाली पार्टी थी, वो गिरते 40 सीट पे आई। अब जो आपने देखा है 2019 में, वो 54 सीट्स पे आई। कायदे से आज एनसीपी सबसे बड़ी घटक दल है एमवीए की। मैं बड़ा विश्लेषण के रूप में विश्लेषण कर रहा हूं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरा पूर्व रफ्तार की तरह। जो नंबर 1 पार्टी है एमवीए में, उसको एमवीए में स्पेस कितना मिल रहा था? पूरा स्पेस। अगर ये कार्यक्रम करते उद्धव जी का चेहरा, पूरा स्पेस और ब्रांडिंग उद्धव जी की। और उद्धव जी क्या है? नंबर 3 की पार्टी है, कांग्रेस से भी पीछे, 17 एमएलए। तो नंबर 3 की पार्टी नंबर 1 का चेहरा, इसलिए अपने पोजीशन को रीएस्टैब्लिश करने के लिए कि मैं ही हूं और हम ही है, इस पोजीशन को रीएस्टैब्लिश करने के लिए चुनाव से पहले। और इसके 2 कारण है। 2 कारण यह है
कि उद्धव सेना का जो वोट है ना, वो ट्रांसफरेबल वोट नहीं है। जो कांग्रेस एनसीपी का वोट है, ज्यादातर जो प्रोग्रेसिव और ज्यादातर संपन्न मराठा सेक्शंस का है, वो ट्रांसफर होता है। पर जो उद्धव सेना का वोट है, एक तो है हिंदुत्व वाला वोट जो पूरी तरह से उनसे निकल गया है और वो हमारे पास है, और जो दूसरी तरफ से और एकनाथ जी के पास है, और दूसरा जो उनका वोट है वो कभी ट्रांसफर उनको होता नहीं है। तो ये कैसा डील है कि हम नंबर 1 की पार्टी इस घटक दल में, पर हमारा कोई ब्रांडिंग नहीं, हमारा वोट इनको ट्रांसफर हो पर इनका एक वोट हमको ट्रांसफर हो नहीं। तो काका शरद पवार जी ने अपनी पोजीशन को रीस्टैब्लिश करने के लिए पूरा का पूरा शायद रचा होगा। ये मैं एक एनालिस्ट के रूप में बोल रहा हूं, वैसे तो ये आंतरिक मामला है, ये इनके बीच का मामला है। मतलब शहजाद इतना तो मान रहे हैं ना कि एनसीपी भी बच गई और एमवीए भी बच गई। शरद पवार साहब ने जो भी किया, जिसको भी जगह दिखाई, लेकिन अजीत पवार को लेकर जो बगावत की खबरें आ रही थी और एमवीए के अंदर जो फ्रिक्शन की खबरें आ रही थी, अब सब ठीक ठाक हो गया। मतलब पवार साहब ने अपना जो ऑब्जेक्टिव था वो हासिल कर लिया। शहजाद को आवाज नहीं मिल रही है। चरणजीत सिंह सापरा, उसके बाद अपने सहयोगी अंकुश के पास भी जाऊंगा ग्राउंड जीरो पर। चरणजीत सिंह सापरा जी, अब शरद पवार ने इस्तीफा दिया, अब उनका इस्तीफा नामंजूर हो गया। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं वो एमवीए में इतना झगड़ा चल रहा था, उसके लिए पवार साहब ने इस्तीफा दिया और अपना मकसद हासिल कर लिया। और अब एमवीए में शरद पवार साहब असली बॉस हैं, ये उन्होंने दिखा दिया, उद्धव ठाकरे नहीं है। सपरा जी, देखिए, आपको बता दूं कि एमवीए को कोई खतरा नहीं था। ये एनसीपी का अंदरूनी मामला था, जो अंदरूनी मामला कुछ हद तक आज इन्होंने सुलझा लिया है। उनके अंदरूनी मामले पर हम ज्यादा टिप्पणी करने से उचित नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं कहना चाहूंगा बीजेपी जो ये भारत की झूठी पार्टी है या भारत की जुमला पार्टी है या भ्रष्टाचारी जनता पार्टी जो है, इसके विरुद्ध बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो महाविकास आघाड़ी लड़ रही है। और जिस तरह से ये कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि बीजेपी जो है वो 100 सीटों के ऊपर है और इनका संगठन बहुत मजबूत है, ऐसा एक दृश्य तैयार करने की कोशिश इनके प्रवक्ता ने की है। तो फिर आप ये बताइए कि आपकी सरकार है, आप सत्ता में हैं, आप मजबूत हैं, तो आपने जो 20 महानगर पालिका के चुनाव है वो 1.5 साल से क्यों रुका के रखे हुए हैं? 15 नगर परिषदों के चुनाव आपने रुका करके रखे हुए। ये पिछले 1.5 साल में जितने चुनाव हुए हैं, जितने उपचुनाव हुए, चाहे वो अंधेरी का उपचुनाव हुआ या फिर पुणे के नजदीक कासरगोड का चुनाव हुआ, ये सारे चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी हारी है। आप तो जो एमएलसी के चुनाव हुए वो भी सीधे हारे हैं। तो हार पर कासरगोड कहां से आ गया भाई? और आप चैनल पर आकर के झूठ बोलते हो कि हम बहुत मजबूत है, हमारा संगठन मजबूत है वगैरह वगैरह। तो भारत की जो झूठी पार्टी है उसने ये मानना चाहिए कि आज वो कमजोर हैं और उनके साथ में जो 50 खोखे सब कुछ ओके वाले लोग हैं, जिनको 50-50 करोड़ रुपया देकर के देखिए सापरा जी, वो भी बहुत कमजोर। सापरा जी देखिए, टीवी डिबेट में आप कितनी भी कोशिश करिए, इनकी एक कोशिश थी, इनका एक प्रयास था। सापरा जी रुकिए ना, इनका एक प्रयास था ऑपरेशन लोटस करने का, जो ये सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। ओके, अब देखिए सापरा जी ने आखिर में आके वो बात कही ना कि ऑपरेशन लोटस की कोशिश थी लेकिन नाकाम हो गई। सापरा जी, आप कितनी भी कोशिश करिए एनसीपी पर या एनसीपी के नेताओं पर, अजीत पवार पर निशाना साधने से कितना भी बचिए, लेकिन आपके बड़े बड़े नेता तो महाराष्ट्र में खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण ने तो कह दिया अमित शाह से 3 बार मुलाकात हो चुकी। नाना पटोले कितनी बार खुलकर कह चुके कि अजीत पवार और एनसीपी के बहुत सारे नेता बीजेपी में जाने को बेताब बैठे हैं, और जो शिवसेना यूबीटी की तरफ से कहा जा रहा है वो तो अलग है ही। मान लीजिए ना, एनसीपी में सब ठीक ठाक नहीं है। देखिए, एनसीपी में ठीक ठाक है या नहीं है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, वो उनका अंदरूनी मामला है, वही मैंने कहा है। और उस अंदरूनी मामले को आज बहुत बड़े हद तक उन्होंने सुलझा लिया है। सापरा जी देखिए, अंदरूनी मामला तब होता अगर एनसीपी का आपकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। महाविकास आघाड़ी में 3 घटक हैं, उसमें से अगर एक पार्टी टूटने की कगार पर पहुंचती है तो एमवीए पर भी असर पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसे एनसीपी का इंटरनल मैटर मत बताइए। मान लीजिए कि न सिर्फ एनसीपी टूटने की कगार पर थी बल्कि एमवीए भी। नहीं, बिल्कुल एमवीए जो है वो कहीं भी टूटने वाला नहीं था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अजीत पवार ने खुद कहा कि मैं मरते दम तक एनसीपी में रहूंगा, आखिरी सांस मेरी एनसीपी में निकलेगी
ये उनका उन्हीं के शब्द थे ना, आप भूल गए तो मैं मतलब याद दिला रहा हूं शिवसेना आपको। यूबीटी जो सामना में लिख रहा है वो झूठ है। देखिए, अखबारों में जो आता है या जो अटकलें आप लगाते हैं वो आपका अधिकार है, अटकलें लगाने का आपका अधिकार है, आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। तो क्यों दिया लेकिन मैं पवार ये साहब ने बता रहा इस्तीफा? हूं आप कि ही जो बता आज- दीजिए। चलिए, पवार साहब ने इस्तीफा क्यों दिया? भाई, जो आज की वस्तु स्थिति है उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि एनसीपी का अंदरूनी मामला था, एनसीपी ने उसको बहुत हद तक सुलझा लिया है। और महाविकास आघाड़ी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बनी थी, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चलेगी। हमारे जो वज्रमुठ के इतनी बड़ी 3 रैलियां हुई है, मुंबई में रैली हुई, नागपुर में रैली हुई, उससे पहले संभाजी नगर में रैली हुई है, लाखों की संख्या में लोग आए हैं। भारतीय जनता ओके, पार्टी शहजाद और ये जो पूनावाला, 50 रुपए की शहजाद सरकार- चरणजीत सिंह सापरा कह रहे हैं बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया, लेकिन शरद पवार ने उसे फेल कर दिया अपने इस्तीफे से। मास्टर स्ट्रोक था वो। शहजाद नहीं, क्या उनका आरोप यह है कि इनके सारे जो बचे कुचे विधायक है वो सारे बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है? दूसरी बात, सापरा जी की जानकारी की डेप्थ उससे पता चलती है कि पुणे में जो बाइपोल हुआ वो कस्बा पेट का था, वो उसको कासरगोड कह रहे हैं। मतलब सोचिए, और वहां पर वो कस्बा पेट की सीट 10,000 वोट से जीते, तो चिंचवड़ की सीट हम लोग उसी बाइपोल में 36,000 वोट से जीते हैं, और वो एनसीपी का स्ट्रांग होल्ड था, वो भूल गए बताना। और कासरगोड नहीं है, वो कस्बा पेट है। सापरा साहब, आप तो अब बताइए मैं क्या बोलूं कि अगर एक व्यक्ति को कस्बा पेट और कासरगोड का अंतर ना पता हो। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कमल लगातार खिलता जा रहा है महाराष्ट्र में, और हम 100+ की सीट वाली पार्टी बन चुके हैं, और अगली बार लगातार मुरझा रहा है। बनेंगे। इसलिए देखिए, 2-3 बातें कहूंगा मानक जी देखिए, अरे भाई मानक जी, अब देखिए कस्बा और कासरगोड में पहले वो माने कि कासरगोड था या कस्बा पेट था? आप एक सीट का नाम नहीं जानते, और पुणे कितना ऐतिहासिक शहर है उसके विषय में आपको ये नहीं बोल पा रहे हैं। छोड़ दीजिए। अब देखिए दूसरी बात पे आते हैं। मानक जी, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं ना, सामना अखबार किसका है? सामना अखबार में यह आरोप आ रहा है, और एमवीए में जिस प्रकार की जो वस्तुस्थिति पिछले 3-4 हफ्ते से रही है विषयों पर, सावरकर के विषय पर पूछ लीजिए, तीनों बैठे हैं यहां पे, एनसीपी से सावरकर का स्टैंड पूछिए, ये हमारे उद्धव जी के प्रवक्ता, उनके एक प्रकार से दूत हमारे किशोर तिवारी जी से पूछिए, और चरणजीत सापरा से पूछिए कि सावरकर देशभक्त या सावरकर देशद्रोही एकमुठ होते हैं एक विषय पे, तो आपके चैनल को मैं साधुवाद करूंगा। मैं आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया शहजाद, आपने उल्टे सवाल पूछ लिया। मेरा सवाल बड़ा सीधा था। क्या आपने एनसीपी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आप नाकाम हो गए। शरद पवार ने एक स्ट्रोक से, एक चाल से शह और मात कर दिया। एनसीपी भी बच गई और एमवीए भी बच गई, आपका तो नुकसान हो गया। देखिए, इसी का जवाब देता हूं मानक जी। अभी बृजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ बैठे हैं, बृजमोहन जी है डिबेट पे, अभी भी बैठे हैं कि उड़ गए वो? बृजमोहन जी से पूछिए कि क्या उनके यहां पर कोई उत्सुक था जाने के लिए भाजपा में? पूछिए ना। आप मेरी जवाब को तो छोड़ दीजिए, मैं तो चलो बीजेपी का हूं, मैं तो अच्छी बातें करूंगा मेरी पार्टी का। उनसे पूछिए क्या ऐसी कोई कवायद थी, कोई बिकने के लिए तैयार था, कोई डील करके बैठा हुआ था और शरद पवार जी ने गेम चेंज कर दी? वो तो कह रहे कि ऐसा कोई था ही नहीं। आपका पहला वक्तव्य शो का बोल दीजिए बृजमोहन श्रीवास्तव। बृजमोहन श्रीवास्तव जी को बृजमोहन जी मान लीजिए ऑपरेशन लोटस चलाया गया और पवार साहब ने उसे नाकाम कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो शहजाद भाई की इस बात से मैं सहमत हूँ कि महाविकास आघाड़ी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में से कोई भी ऐसा नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने का सोच भी रहा हो। लेकिन कारण क्या, ये मुद्दा क्यों आया? आदरणीय जेपी नड्डा साहब, जो कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिछले करीब 1 साल से लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में छोटे राजनीतिक दलों को समाप्त कर देंगे, जितने क्षेत्रीय दल हैं उनका हम वजूद मिटा देंगे। तो ये प्रयोग करते रहते हैं, और निश्चित रूप से ऐसा प्रयोग राजनीति में होता है, और बीजेपी इस काम को करने में ज़्यादा शातिर है, बेहतर तरीके से करती है। उसका एक बेहतर जवाब हो सकता है इस तरीके से मिल गया हो उनको, क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र में आदरणीय शरद पवार जी के इस निर्णय के बाद से लगातार नीचे हमारे तीनों दलों के जो लोग थे वो पूरे लोग एक नीचे ग्रास रूट टेबल का भी जो वर्कर था वो भी यूनाइट होकर इस बात को कह रहा था कि इस किसी भी हालत में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो कार्यकर्ताओं के बात अपनी कहने का मौका मिला है, और मैं सोचता हूँ कि इसके कारण पूरी जो हमारा महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है इससे और मजबूत हुआ है, और इसका नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को होगा ही, और इसका सबूत तो अभी एपीएमसी के इलेक्शन में मिला है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही चुनाव जीत के नहीं आ पाए, हम सारे जिलों में हम लोग जीत के आए हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है,
और मैं आपसे एक बात एक और वाक्य। कहना चाहता हूँ मानक जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ महाविकास आघाड़ी बहुत ताकत के साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी और जो लोकसभा की 48 सीटें हैं इनमें से बीजेपी अगर 2, 4, 5 सीटें भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ये मैं आपको बिल्कुल ओके on शहजाद, record बोल एक रहा हूं। रिस्पॉन्स, उसके बाद अपने सहयोगी अंकुश के पास जाऊंगा मैं। एक बात। ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भी लेना है मुझे। बोलिए शहजाद। देखिए मानक जी देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में भ्रांति फैलाने के लिए कुछ लोग बैठते हैं। उन्होंने कहा हम छोटी पार्टी समाप्त करते हैं। आज महाराष्ट्र में 100+ सीट की पार्टी हम, 40 सीट की पार्टी शिवसेना एकनाथ जी, उनको फिर भी हमने अपना धर्म निभाते हुए, विचारधारा को ऊपर रखते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया। बिहार में नंबर 1 पार्टी हम, जेडीयू हमसे कई गुना छोटा, फिर भी अपना विचारधारा का धर्म निभाते हुए, अपना गठबंधन का धर्म निभाते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया। अगर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कतई मंशा होती तो क्यों मुख्यमंत्री बनाते उनको? देवेंद्र फडणवीस जी वो व्यक्तित्व है महाराष्ट्र के जिन्होंने हमेशा राष्ट्र नीति को और कोलिशन धर्म को ऊपर रखा है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत के रूप में उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जी आप बनिए। बोलिए किशोर तिवारी, बोलिए किशोर तिवारी कुछ कह रहे हैं। बोलिए किशोर तिवारी। हाँ बोलिए किशोर जी। शहजाद जी, मुझे आपसे एक बात पूछना था। सुप्रीम कोर्ट का निकाल आने के बाद आपके एकनाथ शिंदे और पूरा मंत्रिमंडल जो शिवसेना का है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी आपकी जो सत्ता की भूख है, नहीं ऐसा आया तो क्योंकि आपको सत्ता जाने, आपको अपनी पार्टी का मालूम नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट का मालूम है? बताओ। अरे भाई मैंने जो देखो, अपनी पार्टी का नहीं जानते वो सुप्रीम कोर्ट का निकाल जानते हैं। बीच में मत बोलो। एनसीपी का जानते हैं, अपनी पूरा पार्टी तो का बोलने कुछ नहीं दो। जानते। एक एक करके, एक करके, हाँ एक एक करके। पहले किशोर तिवारी बात पूरी करिए। बोलिए। अरे मैं बात पूरी कर लेता हूँ कि मुझे बीजेपी का बहुत कुछ मालूम है, क्योंकि मैं जब बीजेपी का सक्रिय फुल टाइमर था, जब शहजाद कांग्रेस का राहुल गांधी का एक सिपाही हुआ करता था। तो मेरी बात सुन लो कि मैं ये बताता हूं आपको कि बीजेपी सत्ता के बिगड़ रह नहीं सकती, ये फाइनल है। सत्ता के बिगड़ ये नहीं रह सकती, फाइनल है। तो अगर एकनाथ शिंदे ही डिस्क्वालीफाई हो जाए तो फिर कैसा करना है, इसलिए आपने ही फीलर जोड़े। बेचारे अजीत पवार को क्लियरिफिकेशन देते आपके आईटी सेल का ही ये सब बच्चा है। और मैं अभी आपको बता रहा हूं कि आपका प्रयोग महाराष्ट्र में फेल हो गया है, और आने वाले दिनों में आप जो बोलते हैं ना 100+ 40+, ये सब आपको मालूम पड़ जाएगा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को हराना मुश्किल है, ये देवेंद्र फडणवीस खुद कहते हैं, और उनका तो सुबह वाला प्रयोग उनको याद है। और अमित शाह जी का नागपुर का अभी के मीटिंग में एकनाथ शिंदे को ये बताना कि बेटा तुमको हम डंपिंग नहीं करेंगे, तुमको जनता ही डंप करेगी। तो ये बात क्या है? अरे आप है ना दिल्ली चले गए हो, यहाँ पर तो लोग परेशानी में है, सरकार चल नहीं रही। हमको वसूली सरकार बोलते थे, आप तो शहजाद महावसूली सरकार छोड़ के चले गए। जब तक फाइल पे पैसा रखा नहीं जाता तब तक कुछ भी नहीं होता। किशोर जी एक सेकंड, शहजाद एक सेकंड, आपको मौका दे रहा हूं जवाब देने। किशोर जी आपने देखिए सारी की सारी बाजी पलटने की कोशिश तो की है, लेकिन किशोर जी महाविकास आघाड़ी और एनसीपी में जो इतना कुछ चल रहा है, इतनी उठापटक चल रही है, उसको आप डाउन प्ले कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं सब ठीक है, एनसीपी में भी सब ठीक है, महाविकास आघाड़ी में भी सब ठीक है। खुलेआम बयानबाजियां हो रही है, खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। अरे भाई मैंने पवार साहब ने इस्तीफा देना पड़ा, ये अरे और आप कह रहे हैं दिक्कत बीजेपी और शिंदे में चल रही है। अरे भाई हमको ये मिनिमम कॉमन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ये बयानबाजी पे आप ख्याल मत दो। अब हमने डिसाइड कर लिया है कि बीजेपी को भाजपा मुक्त करना है, भारत को भाजपा मुक्त करना है, महाराष्ट्र को ये जो खोखा सरकार है उससे मुक्त अच्छा, करना है। मतलब अनंत विजय का जो विश्लेषण था, एक सेकंड किशोर जी अनंत विजय का जो विश्लेषण था, क्या शिवसेना यूबीटी किसी भी पॉइंट पर यह सोच रही थी दोबारा बीजेपी के साथ चली जाए? क्या यह विचार है? नहीं, कल तो उद्धव जी ने बता दिया कि हम महाविकास आघाड़ी का अभिन्न अंग रहेंगे और हमारा उत्तरदायित्व पूरा करेंगे। अब कांग्रेस और राष्ट्रवादी तो टूटने वाली है ही नहीं, और कुछ लोग जेल का भत्ता खाना। अभी तो देखिए सामना में आप खुद लिख रहे हैं एनसीपी टूटने वाली है, अब आप कह रहे हैं एनसीपी टूटने वाली नहीं है। अरे मैं मानक बता रहा हूं ना,
कि ईडी और सीबीआई और जेल का भत्ता इससे कोई डर के चले जाए तो मैं क्या करूं? कोई 200 करोड़ का रेट निकाले, शहजाद 200 करोड़ 200 करोड़ का रेट निकाले। क्या शहजाद तुम अपने मोबाइल में देख रहे हो? पैसे का रेट तो यहाँ मैं बताता हूँ आपको कि 200 करोड़ का रेट निकाले और कुछ लोग चले जाए तो शरद पवार क्या करेंगे, अजित पवार क्या करेंगे? बोलिए शहजाद, बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं अनंत विजय। शहजाद देखिए, एक तो बड़ी मजेदार बात है कि जिनको अपनी पार्टी में क्या घट रहा था ये मालूम नहीं, उनको सुप्रीम कोर्ट का निकाल भी पता है, उनको मेरी पार्टी और मेरे गठबंधन में क्या हो रहा है उसका भी पता है, एनसीपी में भी क्या हो रहा है इसका भी पता है, पर अपनी पार्टी में जो हो रहा था उसका नहीं पता है। देखिए, एक तो बात अच्छी है कि मैं मोदी जी का सिपाही बना, पर किशोर जी आपकी क्या दुर्दशा हो गई कि आप बाळा साहब के सिपाही थे, अब सोनिया जी के सिपाही बन गए। और सोनिया जी के सिपाही बनते तब तो ठीक थी बात, अब तो सोनिया जी के एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी के दरबान बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए दरवाजा खोलो, कांग्रेस पार्टी के लिए दरवाजा बंद करो। बहरहाल छोड़ दीजिए, अब आप बीच में मत बोलिए, अब आप बीच में मत बोलिए। मानक 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 अपनी बात तो होने दीजिए। मैं मुद्दे पर तो सिपाही तक ठीक है, दरबान देखिए नहीं, दरबान नॉट अलाउड। डिफेंड क्यों करते हैं? नहीं, नॉट डन। प्लीज, सिपाही तक ठीक है। नहीं, दरबान होना नहीं, दरबान होना, दरवाजा खोलना किसी के लिए बुरी बात है क्या? दरवाजा खोलना तो बड़ा कर्टेसी का काम होता है। उनको बुरा लगता है तो वापस ले लेते हैं। आप सोनिया के सिपाही है, इस पे बुरा नहीं लगा। चलिए छोड़ दीजिए अब। अच्छा ठीक है मानक जी, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। देखिए मानक जी, मुद्दा क्या है? मानक जी, मुद्दा क्या है? आप अरे भाई, एक ही आवाज आती है। मैं ऑनलाइन बैठा हूं, स्टूडियो में बैठा होता तो सारे जवाब देता। थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। ऑफलाइन बैठे, आपकी आवाज आएगी, हमारे हम भी ऑनलाइन ही है भाई साहब, हम भी ऑनलाइन है। अरे भाई, मैं ऑनलाइन ही है। अरे इनको बताइए कि मैं फोन के माध्यम से बैठा हूं। भाई किशोर जी को बताइए, फोन के हम भी फोन से ही बैठे, हम फोन से ही बैठे। आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही। पर आपका इनकमिंग आप बंद करके बैठते हैं, मैं इनकमिंग ऑन करके बैठता हूं ना भाई। आप सुन लीजिए, आपका इनकमिंग ऑन किया, चलते रहता है। आप सुन लीजिए, आपने इनकमिंग ऑन किया है। मानक जी, क्या वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है भाई? आप क्या करवा रहे हो पता नहीं। अब जल्दी अपनी बात पूरी करिए शहजाद, जल्दी। बाकी मेहमानों के पास जाना है, अनंत विजय के पास जाऊंगा इसके बाद। बोलिए जल्दी। शहजाद, मैं कैसे करूं? बीच में हर बार हर सेंटेंस में बीच में इंटरप्ट करेंगे। शहजाद, पहले सेंटेंस रट लो फिर बोलो, सेंटेंस रट लो फिर बोलो। अब मैं किसका दरबान हूं ये पहले बताओ। चलिए, मैं तो आप सोनिया जी के ही हैं। आप पहले मराठी पढ़ना सीख लो, तब आपको सामना में क्या लिखा है वो पता चलेगा। अब देखिए मानक जी, आप सीरियस चर्चा चाहते हैं? लेट्स नॉट मेक इट पर्सनल। नहीं, पर्सनल नहीं। शहजाद, जल्दी अपनी बात पूरी करिए, मैं आगे जा रहा हूं उसके बाद। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, एक ही वाक्य कहूंगा। मानक जी, आप अपने रिपोर्टर को ऑनलाइन पूछ लीजिए कि ये पूरी जो रैलियां कर रहे हैं इसमें किसका प्रमुखता से ब्रांडिंग, पोजीशनिंग और स्पेसिंग है। अगर उसमें आपको कांग्रेस का तो चेहरा भी नहीं डाला इन्होंने राहुल गांधी की वो छोटे छोटे फोटो रखते हैं ना, एक बड़ा फोटो लगता है, फिर राजनीति में छोटे छोटे फोटो रखते हैं कि ये भी है वो भी है। उन्होंने राहुल गांधी का फोटो भी नहीं डाला ब्रांडिंग में। और जहां पर शरद वरिष्ठ नेता, उनका भी छोटा फोटो, बाकियों का भी छोटा फोटो, केवल उद्धव जी 17 पार्टी मेंबर वाली पार्टी का सबसे बड़ा फोटो। तो इसीलिए अपनी फोटो बढ़ाने का ये पूरा चक्कर है। ओके, ऑल राइट। अनंत विजय, शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर हुआ। अच्छा किशोर जी, एक सेकंड। अनंत विजय, ऑल राइट, थोड़ा सा विश्लेषण। अनंत, अब शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर हुआ और लगता है कि वो शायद मान जाएंगे। अगर नहीं माने तो फिर बड़ी खबर होगी। अगर वो मान भी जाते हैं तब भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले कुछ हफ्ते महीने महाराष्ट्र में, एमवीए में या फिर वहां की पॉलिटिक्स में, सरकार में स्टेबल होने वाले हैं। बहुत कुछ उठापटक अभी होनी बाकी है। महाराष्ट्र में तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं यही कह सकता हूं, क्योंकि जैसे किशोर जी तो बेचारे स्वयंसेवक हैं, ये पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और स्वयंसेवक भी हैं और ये स्वीकार भी करते हैं। इसमें किशोर जी की साफगोई मुझे बहुत पसंद आती है। तो अभी लेकिन जिस प्रकार से किशोर जी सामना को अखबार मान रहे थे, किशोर जी सामना अखबार नहीं है, वो एक पार्टी का मुखपत्र है। उसके बारे में अगर आप ऐसा कहते हैं कि अखबार वाले कुछ भी लिख देते हैं, तो आप उसके संपादक और प्रधान संपादक पर टीका टिप्पणी करते हैं।
तो मुझे लगता है कि उनके संपादक और प्रधान संपादक आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं कि ईडी के डर से, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि संजय राउत जी चूंकि ईडी के केस में है इसलिए वो डर से ऐसा लिख रहे हैं सामना में? तो ये सारी चीजें मुझे समझ नहीं आ रही है कि आज किस उस पर लेके जाना चाह रहे हैं डिस्कशन को आप। आनंद जी को जवाब। एक मिनट किशोर जी, मैं आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो उसको आप आम समाचार पत्र न समझे, वो आपकी पार्टी का मुखपत्र है, और आज से नहीं, आदरणीय बाला साहब ठाकरे के जमाने से वो आपकी पार्टी का मुखपत्र है। उसमें जो भी राय छपती है उसको माना जाता है कि वो पार्टी की अधिकृत राय है। अब अगर आपकी पार्टी के मुखपत्र की अधिकृत राय में यह लिखा हुआ है कि एनसीपी के कुछ नेताओं के पांव बीजेपी के पाले में थे, तो ये तो आप ही लोग स्पष्ट कर पाओगे कि वो पांव किसके हैं। और मुझे तो लगता है एक बात शहजाद ने कही और बहुत हल्के में उसको छोड़ दिया। क्या सावरकर का मुद्दा ऐसा है जो मराठा राजनीति को परेशान कर रहा है? आपने पिछली बातचीत में हमसे ये कहा था कि सावरकर जी के बारे में, वीर सावरकर के बारे में राहुल को समझा दिया है, अब वो नहीं बोलेगा। तो क्या शरद पवार को ये लग रहा है कि वीर सावरकर के बारे में लगातार बोलने के बाद मराठा वोट में या महाराष्ट्र की राजनीति में इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, इसलिए वो अब कोई ऐसी संभावना टटोल रहे हैं जिसमें वो कांग्रेस पार्टी से अलग अपनी एक जो मराठा क्षत्रप की उनकी छवि है उसको मजबूत करने के लिए, मैं सिर्फ एक वाइल्ड गेस कर रहा हूं, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या शरद पवार ऐसा चाहते हैं कि अपनी जो उनकी मराठा क्षत्रप की छवि थी उसको वीर सावरकर के बहाने से आगे बढ़ाते हुए उसको मजबूत किया जाए। और मुझे लगता है कि वीर सावरकर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस पार्टी से अलग दिखाई देंगे। तो चुनाव आने वाले हैं, चुनाव देखिए पूरे देश में चुनाव का माहौल हो गया है। अब से लेके 2024 के मार्च अप्रैल मई तक ऐसे ही माहौल चलने वाला है, ऐसे ही आपको सियासी बिसात बिछेगी, उस पे कोई घोड़े की चाल ढाई घर वाला चलेगा, कोई हाथी की तरह तिरछा चलेगा। देखना हम लोगों को ये होगा कि आने वाले दिनों में शरद पवार का क्या, हालांकि शरद पवार का राष्ट्र की राजनीति पर कोई असर पड़ेगा ये मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि शरद पवार एक राज्य के कुछ जिलों के नेता हैं। शरद पवार जी का कि वो एक जमाने में बहुत बड़े नेता थे, जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, उनकी पार्टी का बड़ा, लेकिन उनका पार्टी धीरे धीरे सिकुड़ती चली गई। आप देखिए कि कितने जिलों में उनका महाराष्ट्र में प्रभाव है। पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ जिलों को अगर छोड़ दिया जाए तो शरद पवार जी का प्रभाव क्षेत्र बहुत सिकुड़ गया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए किशोर जी, और आपसे तो बड़ी साफगोई की उम्मीद हम लोग रखते हैं, क्योंकि जो एक बार स्वयंसेवक होता है और स्वयंसेवक की जो ट्रेनिंग होती है वो साफगोई की होती है, चाहे वो कांग्रेस में रहे चाहे वो बीजेपी में रहे। तो आप तो कम से कम इस बात को स्वीकार करिए और आज मानक जी के शो पे ये बताइए कि एनसीपी में किसके पांव जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में पड़े हुए हैं। ऑल राइट, इस पर मैं भी पहले सवाल पूछ चुका हूं, लेकिन किशोर तिवारी का जवाब हम सबको पता है कि ऐसा अखबार में लिख दिया जाता है। अच्छा, शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय शुरू हो गई है, आइए जरा आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं पवार साहब। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचे असंख्य कार्यकर्ते, पदाधिकारी व माझे सांगायचे असलेल्या जनतेमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली। मी निर्णयाचा फेरविचार करावा याकरिता माझे हितचिंतक माझ्यावर प्रेम आणि विश्वास असणारे कार्यकर्ते
असंख्य चाहते यांनी संघटितून एक होकारे ते काही मी प्रत्यक्ष भेटून मला आवाहन केले. त्याबरोबर जेलभरातून तो विशेषतः महाराष्ट्रातून राज्यभर के तमाम कार्यकर्ताओं ने इस पद की जवाबदारी आगे भी संभालता रहूं. ये अध्यक्ष पदाची जबाबदारी पुन्हा घ्यावी अशी आधी विनंती केली. लोक माझे सांगत की हे माझ्या आपकी जो भावनाएं हैं उसका अनादर मैं नहीं कर सकता हूँ. आपने जो प्रेम और विश्वास दिखाया है आपल्या भावनांचा आदर होऊ शकत नाही. आपण दर्शवलेले प्रेम आणि विश्वास. चलिए, तो शरद पवार क्या कह रहे हैं आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद. राष्ट्र की बात में आने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद. छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं. राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय पतंजलि एलोवेरा जेल. पिंपल, रिंकल्स, डार्क सर्कल्स मिटाए, स्किन को एवर यंग बनाए. एसोसिएट स्पॉन्सर नेरोलैक पेंट्स, ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल, साफ प्लस सेफ. सर्वो 40 एक्स्ट्रा, कांट डू विदाउट इट.